आजादी के बाद भारत के इतिहास में 1981 के साल को बेहद अहम माना जाता है। आरक्षण पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट हो या इराक पर अमेरिका का हमला या फिर लुढ़कती अर्थव्यवस्था, ये साल बेहद अहम था। पूरे 3 दशक बाद 2020 में फिर से कुछ वैसा ही घटनाक्रम होता दिख रहा है। आजादी के बाद भारत में इस तरह का आर्थिक संकट इससे पहले 1991 के दौरान आया था। हालांकि 2008 में आई वैश्विक मंदी की वजह से भी भारत की अर्थव्यवस्था पर आंशिक रूप से प्रभाव पड़ा था, लेकिन तब भारत का घरेलू उत्पादन मजबूत स्थिति में था और 2008 में जीडीपी दर करीब 9% थी। 1990 के आर्थिक सुधारों के समय भारत की आबादी 90 करोड़ थी। तब भारत बड़ी आर्थिक मंदी झेल रहा था। उस समय 2 हफ्तों तक आयात करने की ही रकम भारतीय अर्थव्यवस्था के पास बची थी। विदेशी मुद्रा भंडार में कुल 110 करोड़ डॉलर बचे थे। उस कठिन परिस्थिति में बड़े बदलाव की जरूरत थी। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने उस वक्त वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह के साथ मिलकर आर्थिक सुधारों की नींव रखी थी। नेहरू के समय से सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ रहे भारत के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए गए थे। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसे ओपन इकोनॉमी के रूप में सामने लाया गया। नई आर्थिक नीति का आना अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन माना जाता है। 1991 की नई आर्थिक नीति के बाद आर्थिक विकास दर की रफ्तार में तेजी आई। सबसे खास बात यह थी कि इस रफ्तार के बढ़ने के साथ साथ गरीबी में कमी आई। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 1991 की नई आर्थिक नीति के बाद गरीबी में 1.36% की दर से कमी हुई। यह 1991 से पहले 0.44% की दर से घट रही थी। नई आर्थिक नीति के बाद से तकरीबन 13.80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा चुका है। पर यह भी माना जाता है कि नई आर्थिक नीति के बाद से आय के मामले में समाज में बड़ी असमानता आई। सकल घरेलू उत्पाद के नतीजों से भी 1991 की आर्थिक नीति की विवेचना की जा सकती है। इसके आधार पर इसकी सफलता और असफलता को तय किया जा सकता है। 1991 में कुल जीडीपी 5,86,212 करोड़ रुपए थी। आज भारत की जीडीपी लगभग 20 लाख करोड़ रुपए की हो चुकी है। 1991 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश न के बराबर था। 1991 के आर्थिक सुधार के पहले वर्ष में केवल 7.40 करोड़ डॉलर का कुल निवेश हुआ था। 2016-17 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आजादी के बाद से सारे आंकड़ों को पीछे छोड़ते हुए 60.08 अरब डॉलर पहुंच गया। मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से इस बार का आर्थिक संकट 1991 के आर्थिक संकट से कहीं बड़ा नजर आता है, लेकिन अर्थशास्त्री मानते हैं कि ये दोनों आर्थिक संकट कई मायने में एक दूसरे से अलग हैं। अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के आर्थिक फैसलों की विवेचना करें तो हमें प्रमुख रूप से 4 आर्थिक पहलुओं पर चर्चा करनी होगी। इसमें नोटबंदी, वस्तु एवं सेवा कर, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड और नया मौद्रिक नीति ढांचा शामिल है। सफलता और असफलता के पैमाने पर इन्हीं पहलुओं को कसना होगा। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का ऐलान किया था। इसके तहत सर्कुलेशन में 86% करेंसी को अर्थव्यवस्था से बाहर कर दिया गया था। नोटबंदी के कुछ समय बाद आए नतीजों से साफ हो गया कि यह फैसला अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से लाभदायक नहीं था। न केवल आर्थिक विकास पर इसका असर हुआ बल्कि रोजगार में बड़ी कमी देखी गई। सरकार ने मुख्य रूप से काले धन पर अंकुश लगाने के मकसद से नोटबंदी का फैसला किया था। इसके जरिए देश को डिजिटल अर्थव्यवस्था में तब्दील करने का इरादा था। अगर नोटबंदी के फैसले का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि यह अपने मुख्य उद्देश्य से भटककर चुनावी भावनाओं तक ही सीमित रह गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 99% करेंसी वापस बैंकिंग सिस्टम में आ चुकी है। इससे यह तो स्पष्ट होता है कि नोटबंदी जिस काले धन को बाहर करने के लिए की गई थी वह उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ। नोटबंदी के बाद की 4 तिमाहियों में जीडीपी वृद्धि दर में कमी देखी गई थी।
7% से अधिक की दर से बढ़ रही अर्थव्यवस्था 2017 की दूसरी तिमाही में 5.7% की दर तक पहुंच गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अध्ययन के अनुसार नोटबंदी के बाद से देश में 15 लाख नौकरियां एक साथ चली गई थी। जहां तक वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी का सवाल है तो इसे मोदी सरकार की सफलता के रूप में देखा जा सकता है। जुलाई 2017 में मोदी सरकार ने जीएसटी को लागू कर अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में बड़े बदलाव की नींव रखी थी। जीएसटी के आ जाने के बाद से अप्रत्यक्ष कर संग्रह पर शुरुआती प्रभाव जरूर पड़ा है, लेकिन आने वाले दिनों में जीएसटी अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी साबित होगी। आईबीसी को मई 2016 में केंद्र सरकार ने लागू किया था। इसके बाद से अर्थव्यवस्था में बैंकों के बढ़ते एनपीए और कर्ज में डूबी कंपनियों के लिए नए समाधान की व्यवस्था की गई। आईबीसी अच्छी नीति है जो भविष्य में बैंकिंग क्षेत्र को उबारने में मददगार साबित होगी। वर्तमान मौद्रिक नीति का ढांचा केंद्र सरकार की इस आर्थिक सफलता है। इसमें आरबीआई और सरकार की संबद्धता की नई शर्तें तय की गईं। मौद्रिक नीति समिति सरकार की ओर से नियुक्त 3 स्वतंत्र सदस्यों के जरिए चलती है। इसमें आरबीआई के भी सदस्य होते हैं। मौद्रिक नीति समिति ने देश में महंगाई को नियंत्रण में रखने में सफलता हासिल की है। 1991 की आर्थिक नीति और मोदी सरकार के समय आर्थिक नीति में बदलावों के विश्लेषण के बाद एक बात तो साफ हो जाती है, वह यह है कि 1991 की आर्थिक नीति देश के वर्तमान आर्थिक विकास की बुनियाद है। उसने देश में बदलाव की नींव रखी थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण को अगर लीक से हटकर किसी विचार की जरूरत है तो वो है नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की बनाई गई नीति उनके पास मौजूद है, जिससे उन्हें निराशा की खाई से निकलकर देश में आर्थिक चमत्कार को अंजाम दिया था।